वो वंचित वर्ग जिसके लिए रोजगार और शिक्षा की जरूरत है, आप मंदिर बना के उसका घंटा बजवाएंगे तो मंदिर से कोई आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसमें तो है ना, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोल रहे थे इससे रोजगार मिलेगा क्षेत्रीय लोगों को। मंदिर के बाहर भिखारियों को रोजगार मिलता है मित्र। अवेयर हो सकता है जनता अवेयर हो भी और ना भी हो, लेकिन अवेयर कहाँ पर होना चाहिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हरनाम सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी का बुंदेलखंड का एक सशक्त चेहरा था और संस्थापक सदस्य थे वो। सुधीर यादव क्या खराब थे? सुधीर यादव की दावेदारी थी, आपने उनको बिठाल दिया उपचुनाव में। गोविंद राजपूत को आपने भारी मतों से जितवाया, मोकलपुर को आपने बिठाला, उनको राज्य मंत्री दे दिया। सुधीर यादव तो को कुछ नहीं दिया। सुधीर यादव सशक्त चेहरा थे। हमारे देश के कई बुद्धिमानों ने कहा है कि हमारे भारत देश में सबसे बड़ा और पहला धंधा धर्म का है और दूसरा धंधा राजनीति का है और उसके बाद आता है तीसरा धंधा जिसे हम दलाली का धंधा कहते हैं। और मजे की बात यह है, यह तीनों धंधे टैक्स फ्री है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आगाज भी हो चुका है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान और केंद्रीय हाईकमान का मंथन हुआ और इसमें 4 कैटेगरियां बनाई गई, ए, बी, सी और डी। भाजपा ने मध्य प्रदेश की ए कैटेगरी में ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहे हैं। बी कैटेगरी में मध्य प्रदेश की ऐसी विधानसभा चुनावों को चिन्हित किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं। उसके बाद सी कैटेगरी आती है। सी कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार 2 बार से विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद आती है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद ही गंभीर है, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार हारते हुए आ रहे हैं। और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने डी कैटेगरी को सबसे ज्यादा फोकस किया और मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। इन 39 विधानसभा सीटों में से 21 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति की है और उन्हीं 39 उम्मीदवारों में मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा सीट समाहित है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरण खेला है क्योंकि बंडा विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार हरवंश सिंह राठौर और सुधीर यादव माने जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने वीरेंद्र सिंह लोधी यानी कि लंबरदार को जातिगत समीकरणों को देखते हुए विधानसभा का चेहरा घोषित किया है। अभी हमारे साथ में है सागर जिले के वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार देवेंद्र कश्यप जी और नारायण पटेल जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, खासकर सागर जिला कि सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं जिसमें से बंडा और देवरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक क्या रहेगा, इसमें कौन उम्मीदवारों की ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं, इस चुनावी मंथन में, थोड़ी राजनीतिक मंथन में, थोड़ी पत्रकारों से भी चर्चा हो। तो देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। तो देवेंद्र भाई, आप मध्य प्रदेश में सागर जिले में 8 विधानसभा सीट है, देवरी और बंडा विधानसभा सीट जिसपे सागर है। हम ओवरऑल सागर जिले की बात करते हैं तो सागर जिले में राजनीतिक स्थिति आपको कैसी दिखती है? अभी जो आपने देखा होगा कि 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कैंडिडेट उतारे हैं। इस बार जो सिनेरियो बन के निकल के आ रहा है कि इस बार भाजपा या कांग्रेस का चुनाव नहीं है, इस बार जनता और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। मतलब जनता विपक्ष के तौर पे चुनाव लड़ रही है, जो अभी तक देखने में आ रहा है। कमोबेश सागर जिले से 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है, जिसमें से अभी उनने बंडा विधानसभा को चुना है, वहां से उनने वीरेंद्र लोधी को दिया है जो पूर्व सांसद शिवराज जी के लड़के हैं। कहीं ना कहीं पार्टी की जो गाइडलाइन थी उम्र का, परिवारवाद का और एक पेशे वाले व्यक्ति को, सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को रेफरेंस दिया। इसलिए क्यों दिया, वहाँ से वरिष्ठ हरनाम सिंह राठौर जिनने भारतीय जनता पार्टी को सागर जिले तो ठीक है, बुंदेलखंड में सशक्त किया, जमाया, पैसा लगाया। उनके पुत्र कितने 22-23 हज़ार वोट से ही एक बार हारे, उनका टिकट क्यों काटा? सबसे बड़ा इसमें जनता बंडा की ज़्यादा नाखुश है और इसके परिणाम भी भाजपा को सामने देखने को मिलेंगे।
हरनाम सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी का बुंदेलखंड का एक सशक्त चेहरा था और संस्थापक सदस्य थे वो, जिसको लेके भाजपा ने अभी जो पार्टी को ने दिया है टिकट, उस टिकट को लेके अब आगे जो जनता जो भी समीकरण बनाती है वो तो अपनी जगह है। सेकंड नंबर आता है देवरी का, जहां अभी सिटिंग विधायक हर्ष यादव हैं कांग्रेस से। संभवतः सेकंड लिस्ट में आप मान के चलिए कि देवरी से जो भी चेहरा वहां भाजपा उतार सकती है। जी, बंडा विधानसभा में आपको जानकारी है कि सुधीर यादव जी का भी चेहरा चल रहा था, काफी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे बंडा विधानसभा चुनाव में। ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ भी गलत समीकरणों की बात की जाए, भाजपा कहती है हमारे समर्पित कार्यकर्ता, तो समर्पित में हरबंस सिंह राठौर सुक्कू भैया क्या खराब थे? सुधीर यादव क्या खराब थे? आपकी सुर्खी से जब सुधीर यादव की दावेदारी थी, आपने उनको बिठाल दिया उपचुनाव में। गोविंद राजपूत को आपने भारी मतों से जितवाया, मोकलपुर को आपने बिठाला, उनको राज्य मंत्री दे दिया। सुधीर यादव तो को कुछ नहीं दिया। सुधीर यादव सशक्त चेहरा थे, आपको क्यों एक परिवारवाद, फिर जहां आप चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो क्या कारण है कि परिवारवाद पे वापस आना पड़ा? उम्र का क्राइटेरिया उनने रखा था कि 70 से ऊपर नहीं देंगे, इस बार मजबूर हो गए, वो उम्र की सीमा भी लांघना पड़ी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार स्थिति खराब है उनकी। अभी जैसा कि हाल ही में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का यहाँ पर विजिट हुआ था, संत रविदास मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन किया जो लगभग 100 करोड़ की लागत से बना है। दलित वर्ग को सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, तो आप ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि लगातार 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काबिज है, बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या जो भी बेरोजगारी की आ रही है, तो बेरोजगारी के लिए उठाया कदम जनता के लिए समर्पित होता है या इस संत रविदास मंदिर में लगाया हुआ? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इसमें दो सवाल हैं आपके। पहला सवाल है रविदास मंदिर, वो वंचित वर्ग जिसके लिए रोजगार और शिक्षा की जरूरत है, आप मंदिर बना के उसका घंटा बजवाएंगे, है ना? उस वर्ग को एक अदद रोजगार की जरूरत है। आप कहते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, तो मंदिर से कोई आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। मंदिरों से कोई आत्मनिर्भर बना है क्या? हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो है ना, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोल रहे थे इससे रोजगार मिलेगा क्षेत्रीय लोगों को। मंदिर के बाहर भिखारियों को रोजगार मिलता है मित्र, मंदिरों से किसको रोजगार मिला? सेकंड सवाल आपका था कि जनता यहाँ रोजगार की बात, तो बुंदेलखंड में भाजपा के नेताओं से, भाजपा के मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के 3 मंत्रियों से सवाल करना चाहेंगे हम कि बुंदेलखंड से इन लोगों को किस बात की एलर्जी है? एक यूनिट लगाई हो इनने उद्योग के तौर पे। आप युवा रोजगार, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर की प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो कैसे होगा? मंदिर बनाने से होगा क्या आत्मनिर्भर व्यक्ति? युवा एक यूनिट नहीं लगी, आप बताइए। अभी आ रहे हैं प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ रुपए देने। अभी इस कार्यक्रम में आपने देखा कितना भव्य कार्यक्रम हुआ ढाने में, करोड़ों खर्च हुए होंगे। अब 50,000 करोड़ का पैकेज देने के लिए सुना है कि सितंबर में फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, फिर करोड़ों खर्च होंगे। वो पैसा का जो अपव्यय हो रहा है वो कहीं ना कहीं युवाओं को कोई यूनिट लगा के तो दिया जा सकता है, लेकिन बुंदेलखंड का युवा ये जरूर पूछ रहा है कि क्या कारण है, यहाँ उनके साथ भेदभाव क्यों? 18 साल भाजपा सरकार, सीएम शिवराज जी की सरकार है, क्या कारण है यहाँ एक उद्योग नहीं लगाया? सारे उद्योग आप मालवा ले जाते हैं, सारे उद्योग आप ग्वालियर साइड ले जाते हैं, मतलब कहीं भी लगाते हैं। तो बुंदेलखंड इतना अछूता क्यों है आपकी नज़र में, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं भी निकाली, जैसे लाडली बहना योजना निकाली, सीखो कमाओ योजना निकाली। ये तो ऐसी योजना है कि सीखो और कमाओ बैठे बैठे लोगों को मिल रहा है, तो क्या ये रोजगार में आप नहीं समझे? आपने बहुत अच्छी बात की। लाडली बहना हमने सुना था कि 60 साल के बाद पेंशन देते हैं, यहाँ तो सीएम शिवराज जी ने 21 साल से पेंशन देना चालू कर दी बहनाओं को। आपने कहीं सुना है आज़ाद भारत में कि युवाओं को भी पेंशन दी जाती है? पेंशन ही बोलेंगे ना आप। वृद्धावस्था पेंशन कितनी है? 600-800 रुपए है ना। युवाओं को पेंशन, मतलब उनको जीने के पहले मार दिया इनने, उनको रिटायर कर दिया। ये लोक लुभावन योजनाओं से क्या होगा? ये शिवराज जी इतने
18 साल और वरिष्ठ भाजपाई हैं और वरिष्ठ एक राजनीतिज्ञ हैं। युवाओं को रोजगार दीजिए, आप ना फ्री में अनाज दीजिए, ना फ्री में शिक्षा दीजिए, ना फ्री में आप भोजन दीजिए उनको, ना राशन दीजिए। युवाओं को स्वरोजगार दीजिए, वो खुद कमाएं, खुद स्टेब्लिश हों। लेकिन सरकारों ने समझ लिया है हमें इनको आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, ये हम पर निर्भर रहें। नीतियां आप सबके सामने हैं, आप भी पत्रकार हैं, देख रहे हैं सिनेरियो क्या है शिवराज जी की 18 साल की सरकार में। या कांग्रेस भी पहले रही, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। 18 साल के पहले कांग्रेस ही रही यहाँ, तो उनने कितनी यूनिट लगाई यहाँ। सवाल जिम्मेदारों ही से होंगे। आज सत्ता में भाजपा है तो उससे सवाल होगा। कांग्रेस कमलनाथ जी थे, 1.5 साल में क्या दिया उनने यहाँ। तो सवाल हम सत्ता से करेंगे जो भी आएगा कि बुंदेलखंड से इतना अछूता व्यवहार क्यों। मैं अभी हमने आपसे बात की कि मतलब प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ का संत रविदास मंदिर की स्थापना का लोकार्पण किया यहाँ पे। एक 100 करोड़ की योजना अभी भी सागर में चल रही है स्मार्ट सिटी की, लाखा बंजारा झील। तो आपको लगता है कि चुनाव के पहले कुछ हो पाएगा उसके? नहीं, अभी भाजपा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव निकालना है। अभी आप देखिएगा बरसात बाद सारे शहर की रोडें बन जाएंगी। 5 साल से जनता भुगत रही है, गड्ढों में लोगों की रीढ़ की हड्डियां खिसक गई है ना। स्मार्ट सिटी अब चुनाव निकालना है, उसके पहले चकाचक होगा और 4 महीने बाद वही सड़कें फिर हो जाएंगी खराब। अभी कांग्रेस हाईकमान से मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो वो भी कई चुनावी बुगुल बजाना चाह रहे हैं बुंदेलखंड की मतलब राजनीति में। 26 विधानसभा सीट हैं जो लोग लाइट करती हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन के आने से यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बड़ा दिलचस्प मामला है ये। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आने वाले थे। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की वोट पे नजर भाजपा की पहले से थी। आपने देखा होगा उसके 12 तारीख 13 तारीख उनकी नियत थी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। उसके पहले 12 को मोदी जी की सभा कर दी भाजपा ने। अभी भी अमित शाह हैंडल कर रहे पूरा मध्य प्रदेश को। मतलब केंद्रीय नेतृत्व को भी शिवराज जी पर अब शायद उनके चेहरे पे विश्वास नहीं रहा है। उनने 2 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में हैंडल करने के लिए भेज दिए हैं। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि बुंदेलखंड में बहुतायत में शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति वाले। उन वोटों पर सबकी नज़र है। खड़गे जी आए या मोदी जी आए, अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, शिवराज जी हैं। तो सवाल इनसे होगा कि आपके आने से यहाँ लाभ क्या हुआ। 8 विधानसभा सीटों पे 8 जनप्रतिनिधि। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों के बदलाव की आवश्यकता है? अब देख रहे हैं, नया चेहरा दे दिया उनने बंडा में। अब अमित शाह बागडोर संभाले हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने शुरुआत दिखा दी यहाँ कि भाजपा क्या करने वाली है। ट्रेलर दे दिया है भाई। सिटिंग जो थे, जो अपने आगे मतलब किसी को नेता नहीं मानते थे, उनको निपटा दिया भाजपा ने। नया चेहरा आपको एक नमूने के तौर पे दे दिया उनने बंडा में कि अब किस तरह से भाजपा आगे बढ़ेगी। अब हम इस चैनल के माध्यम से आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो बेहद ही नज़दीक है। ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी में तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इस चैनल के माध्यम से आप जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो वोट डालें या जनप्रतिनिधि उनसे वोट मांगने के लिए आए तो किस विचार को मंथन करके वो अपना मतदान? देखिए, ये बड़ा पशुपेश वाला सवाल है भूपेन जी, क्योंकि अगर जनता इतनी अवेयर होती, अवेयर हो सकता है जनता अवेयर हो भी और ना भी हो, लेकिन अवेयर कहाँ पर होना चाहिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। 70 साल में अगर इतनी नादिरशाही चल रही है, हम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, हम समूचे मध्य प्रदेश या समूचे भारत की बात नहीं करेंगे। तो बुंदेलखंड में कुछ तो होता अगर जनता यहाँ जागरूक होती। जनता सड़कों पे आती, यहाँ रोजगार क्यों नहीं है? ये स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन है। हर साल अभिभावकों को नई किताबें खरीदने का फरमान होता है, हर बार सिलेबस बदल जाता है, हर बार 5,000 10,000 की एक बच्चे की पुस्तकें खरीदना पड़ती हैं। केंद्र सरकार शिक्षा की बात कर रही है, एक सिलेबस क्यों नहीं लागू करते आप?
जैसे सरकारी स्कूलों में एक सिलेबस है, प्राइवेट स्कूलों को भी वांटेड कीजिए, एक सिलेबस हो, एक बच्चे की पुस्तक पर अगले बच्चे को उपलब्ध हो जाए। वो समझ रहे हैं ना, ये पूरा नेक्सस चल रहा है। अगर आप उस चीज को बड़े सटीक शब्दों में समझें तो जनता के अवेयर की बात आपने वही बोली कि जनता यहाँ अगर जागरूक है, मैं पूछना चाहता हूँ सागर की जनता से, अगर वो जागरूक है तो जिम्मेदारों से वो बात करें, यहाँ रोजगार क्यों नहीं है, हमें सुविधाएं क्यों नहीं है। 8 दिन 10 दिन नल आता है, महीने भर का बिल लेती है नगर निगम। स्मार्ट सिटी बन रही है, अभी आप जाइए नगर निगम के ठीक सामने स्मार्ट सिटी के नमूने जो इंजीनियर हैं, किस लिए इतना भारी भरकम आप महकमा पाले हो। इंजीनियर किस बात के होते हैं कि कहाँ कैसे क्या बनना चाहिए। आप देख लीजिए नगर निगम के ठीक सामने पानी भरा हुआ है, स्मार्ट सिटी है ये, बन रही है। 5 साल हो गए स्मार्ट सिटी के काम को देखते हुए। आप 3 सड़कें 4 सड़कें बना पाई 5 साल में। 4 वार्डों में कुल काम हुआ, 48 वार्ड हैं, 44 वार्डों का कब नंबर आएगा। स्मार्ट सिटी क्या सिर्फ क्रीम एरिया या सुपीरियर वार्डों ही में भरे स्मार्ट सिटी है, बाकी अंदर शहर में कब पहुंचेगी। जैसा कि आज इंटरव्यू हुआ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सागर जिले में 8 विधानसभा सीट हैं और इन 8 विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सत्ता, संगठन, समर्थन और विरोध के बीच में फंसने वाले हैं। सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का क्या हुआ, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन हुआ, अगर जनता जनप्रतिनिधियों से ये सवाल पूछेगी तो उसका विश्लेषण भी उसके पास में होगा। मतदान के पहले जनता को क्या विचार विमर्श करना चाहिए, इसका समीकरण आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से जरूर दिखाया जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं रिपब्लिक सागर मीडिया से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक